एक वोटर के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी अहमियत और लोकतंत्र में अपनी भूमिका को समझते हैं? अगर नहीं तो आपको बहुत कुछ समझने और जानने की जरूरत है, क्योंकि एक वोटर ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होता है। एक वोटर ही, एक मतदाता ही लोकतंत्र के केंद्र में होता है और एक वोटर की निष्क्रियता, उसकी सक्रियता और उसके विवेक से ही लोकतंत्र फलता फूलता है। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, जामिया हमदर्द के कई स्टूडेंट हैं जो सवाल भी पूछना चाहते हैं, अपने सवालों के साथ तैयार हैं। तो हम लेते हैं पहला सवाल। अब जब भी कोई इलेक्शन होता है हमारे देश में तो किसी भी कैंडिडेट को 40% वोट तक मिल जाता है तो जीत जाता है, लेकिन सर जो 60% लोग उसको नहीं चुनना चाहते, जो उसके विपक्ष में वोट दिए, सर उनके वोट का क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको इग्नोर क्यों किया जाता है सर? नहीं, उनका वोट तो है लेकिन आपने तो 40% का, मैं तो कहूँगा कि भैया आजकल जो सरकार देश में है वो 31% वोट पे है, तो 40% भी नहीं, 31%, 12%, 18% पे भी लोग चुने जाते हैं। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस उम्मीदवार को जितने वोट डले हैं उनका 50% से कम एक वोट ज़्यादा मिले, उसको हमें जीता हुआ घोषित करना चाहिए। उसमें फ़ायदा ये है कि ये जो जिसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटी, अगर मेरी बिरादरी के लोग हैं 20% एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा कि मेरी बिरादरी के तो वोट मिलेंगे ही, और 2-4 और मिल जाएंगे तो 20% क्या, और फिर मैं 10 लोग अपने मैं खड़े कर दूंगा, कुछ वोट वहाँ बढ़ जाएंगे तो जीत गए। तो इसका मिसयूज़ होना बहुत आसान है। तो ये 50% + 1 वाला जो फार्मूला है वो होना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे सुधार हैं जो होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती, इसलिए चल रहा है। जी, अगला सवाल। किसी भी देश की इकोनॉमी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमारे देश में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बेवजह बना दिए जाते हैं। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? अगर नहीं है तो उसको बनाया क्यों नहीं गया? तो पहले तो आप ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेवजह कैसे हो जाता है? सर जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स फालतू में बना दिए जाते हैं, लाइक आपका कुछ स्टैचूज होते हैं, आपका यूपी में कुछ स्टैचूज ऐसे हैं जिनकी लागत इतनी है कि उनका रिवेन्यू भी 100 साल में कवर हो पाएगा। देखिए, ये स्टैचू बनाना और रैली करना और अखबार में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकालना, मेरे हिसाब से ये खर्चे गलत हैं, और इनको मॉनिटर करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको बंद करने के लिए तो कोई संस्था नहीं है, क्योंकि ये इनको बंद करने का मतलब है सरकार को कहा जाए आप इसको मत करिए। वो एक ऑपोजिशन का रोल है जो कि जो चाहे उसको प्ले कर सकता है। ऑपोजिशन पार्टीज़ भी कर सकती हैं, सिटीज़न भी कर सकते हैं, मीडिया भी कर सकता है, और सिटीज़न में तो नौजवान भी आते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, लोग समझते हैं सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, अल्टीमेटली तो हमारा पैसा है ना। तो ये जब तक ये एहसास नहीं आएगा कि सरकार 1 रुपया भी खर्च करती है, वो उसमें मेरा 1 पैसा नहीं है तो कम से कम 1,000वां पैसा तो है। बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, लेकिन हम समझते हैं हमारी 1 बूंद है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें इस चीज़ पे सेंसिटिव होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। संस्थाएं तो बहुत हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन उसको रोकने का अधिकार तो किसी को है नहीं। सरकार को, अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसको तो पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी ही रोक सकती है ना। हमारा सिस्टम वो है, या फिर कोई उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाए, लाखों करोड़ों दस्तखत करवाए और फिर उसके बारे में ढिंढोरा पीटे, वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन बात आपकी सही है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बहुत होता है जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं। जी, प्रोफेसर जगदीप जी, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। कई बड़े बड़े चुनावी वादों के साथ सरकारें सत्ता में आ जाती हैं, बड़ी फ्रीबीज देने का वादा करती हैं, अब वो कहाँ तक जायज़ है? एक तरह से ब्राइब कर रहे हैं वोटर्स को। कहीं तक भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। और इसके बारे में एक दफ़ा तो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि अगर कोई अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कहे
कि ये फ्री दिया जाएगा, तो उनको ये बताना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आएगा। जी। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक पैराग्राफ डाला हुआ है, लेकिन उसका कोई असर किसी पे नहीं होता। जी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन कहाँ जाके होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में होता है या पार्लियामेंट में होता है। जी। और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है या मिल बैठ है, वो किसी को पता नहीं। जी। तो इसको रोकने के या तो ये दो तरीके हैं, कानूनी तौर पे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, या फिर जनता है। अब जनता अपना रोष और अपना गुस्सा जाहिर करे, उसके लिए तो फिर वही रामलीला ग्राउंड और फलाना ढिमका वो होता है, वो सबके बस का है नहीं। जी। सर, जब हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, तो हम मोस्टली मीडिया, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि न्यूज़ चैनल्स मोस्टली एक ही पार्टी को प्रेफर करते हैं, चाहे वो गलत काम करे या अच्छे काम करे। तो और सब लोग तो सब चीज़ की जड़ में जाके देखेंगे नहीं कि हो क्या रहा है, तो कैसे पता लगाया जाए सारी इंफॉर्मेशन? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे सवाल से मुझे एक और ये भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा है और सबको सब कुछ एक्सेसिबल है। गूगल बाबा तो है ही है सबके लिए, इंटरनेट भी है, लेकिन आप जो कह रही हैं वो सही है। और ये सिर्फ टेलीविज़न चैनल को अप्लाई नहीं करता, ये प्रिंट मीडिया को भी अप्लाई करता है। हमारा मीडिया, बल्कि हमारा नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि मीडिया को बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने ख़रीद लिया है। ख़रीदने के दो मतलब हैं, एक तो पैसा दे के ख़रीद लिया है और दूसरा वैसे भी उनको हड़प लिया है। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते जो उनके मालिक ना चाहें। और अगर मालिक चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जाए तो फिर वो चैनल वही करने लगते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए कहना ये होता है कि दी बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म हैज़ किल्ड द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म। जो प्रोफेशनल मीडिया के लोग हैं, जो अपने आप को चौथे स्तंभ या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो इसको रेजिस्ट करें। और हालांकि उसमें रिस्क है कि अगर वो रेजिस्ट करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो बहुत से ऐसे मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने रेजिस्ट किया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसे बहुत केस है। अब एक मूवमेंट ये भी शुरू हो गई है इंडिपेंडेंट मीडिया की। तो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया को ग्रांट्स या डोनेशन देती हैं, और ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया में ऐसे बहुत से आउटलेट निकले हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब यह है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए का ऐड आपके अखबार में छपेगा, लेकिन आप मेरे कहने से लिखिए, उसको पेड न्यूज़ भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट मीडिया अब चालू हो रहा है, उसके लिए तो इंडिपेंडेंट मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए सबको। और आप कहती हैं हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक चैनल मत देखिए आप, ये भी गलत बात है, आप 3 चैनल देखिए। एक वो रिसर्च में होता है ट्रायंगुलेशन, कि अगर 3 जगह से बात पता की जाए और वो एक ही बात पता लगे तो फिर वो सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आप अच्छा खासा मीडिया देख लें तो आप सही बात का पता लगा सकते हैं। लेकिन अच्छे खासे की डेफिनेशन क्या है? अब 100 चैनल हैं, अगर 100 चैनल देखने लगे तो फिर खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, कमाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो इस पर हर सिटीज़न को अपना जजमेंट करना पड़ेगा, कौन से चैनल देखें और उनको बैलेंस कैसे करें। और ये पॉसिबल है, अगर थोड़ा सा बंदा इस पर कुछ वक्त लगाए, दिमाग लगाए, तो आपको 3-4 जगह से देखना पड़ता है। अब मैं 5 अखबार पढ़ता हूँ, 4 अंग्रेज़ी के, 1 हिंदी का, टेलीविज़न में देखता नहीं। तो 5 अखबार पढ़ने से मैं समझता हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि सही बात क्या है। अगला सवाल। Sir, actually recently I have read a news article and it states that there are some nations that allow the people to cast their vote wherever they are in the world. So shouldn't we have that thing in our nation so that we do not lose on the
valuable voters that we have. We should have and we must have. लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमारा नेशन कैसा है। दूसरे जो नेशंस की आप बात कर रही हैं, मुझे कुछ 2-4 का पता है जहाँ वोटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। उनके साइज़ बड़े छोटे हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है और कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू भी हैं कि अगर आप वोटिंग करेंगे इंटरनेट के ज़रिए तो उसमें मैनिपुलेट करने का कितना स्कोप है। इंटरनेट सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला है। उसमें चीन और यूएसए और रशिया ही एक दूसरे की इंटरनेट सिक्योरिटी का सत्यानाश करने में लगे रहते हैं। तो इसमें बहुत से मुद्दे ऐसे आते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन जो आपने पढ़ा होगा अखबार में, उसका कॉन्टेक्स्ट जो था मेरे ख्याल में ये था कि एक प्रपोज़ल है कि एनआरआईज़ को वोटिंग करने का अधिकार देना चाहिए जहां वो हैं वहां से। तो उसके लिए कुछ लोगों ने ये कहा और मैं भी उनमें शामिल हूं कि इससे पहले कि हम एनआरआईज़ को ये अधिकार दें, हमारे देश में जो लोग हैं, माइग्रेंट लेबर जिसको कहते हैं, वो आज इस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, 2 साल ये बिल्डिंग बनी, फिर दूसरी बिल्डिंग पे चले गए, आज दिल्ली में है, कल अहमदाबाद में है। तो इंटरनल माइग्रेशन जो है उनको भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। अभी वो नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो देश में उनको हिंदी में, वो गूढ़ हिंदी में कहते हैं घुमंतू इंसान जो घूमते रहते हैं तो माइग्रेंट लेबर, इंटरनल माइग्रेंट लेबर के लिए वोटिंग करने का प्रोविज़न होना चाहिए पहला। जब वो हो जाए तब हमें एनआरआईज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो मुश्किल है। लेकिन आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस कर गई है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। वो थोड़ी सी लोगों में रिलक्टेंस है। जी, इंटरनल माइग्रेंट्स के लिए भी वोटिंग का प्रोविजन होना चाहिए। लेते हैं अगला सवाल। जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो जीत जाती है, फिर ऑपोजिशन पार्टी उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाती है कि ईवीएम टेम्परिंग थी या ईवीएम मैलफंक्शन था। तो इसके इस चीज को खत्म करने के लिए ईसी को क्या एश्योरिटी लोगों को देनी चाहिए, वोटर्स को देनी चाहिए कि उनका वोट जो कास्ट हो वो सही हुआ? देखिए ये भी बड़ा एक पेचीदा ऐसा ही सवाल है। मेरे ख्याल में तो पेचीदा नहीं है। देश में आज की तारीख में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि ईवीएम ठीक है, और उसी पार्टी ने ये भी कहा है कि ईवीएम ख़राब है। जहां मैं जीत गया तो ईवीएम ठीक है, फिर दूसरे स्टेट में मैं हार गया तो ईवीएम गलत है। ये दोनों तरफ तो बात नहीं हो सकती। तो ईवीएम जैसे हमारे यहाँ जो ईवीएम इस्तेमाल होती है वो एक्चुअली दुनिया में अपनी तरह की एक ही है। ये यहीं हमारे ही देश में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट लोगों ने डेवलप की है, डिज़ाइन की है, मैन्युफैक्चर होती है। और सबसे ख़ास बात है कि हर ईवीएम एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसमें उसका किसी से कनेक्शन नहीं है। जो बाकी जो वोटिंग होती है, जो अभी बात हो रही थी कि कहीं से भी वोट कर लो, उसमें कुछ इंटरनेट का रोल होता है। तो स्टैंड अलोन ईवीएम को टैंपर करना ना सिर्फ बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो हमारी ईवीएम को टैंपर करना नामुमकिन है। और जो केस जिनके बारे में शोर मचाया जाता है वो होते हैं मैल फंक्शनिंग, कि मशीन ने ठीक से काम नहीं किया। ये नहीं होता कि किसी ने मशीन से गलत काम करवा लिया। तो मैल फंक्शनिंग ईवीएम की होती है, और वो कोई बड़े ये नहीं कि 50% ईवीएम मैल फंक्शन कर रहे हैं, कभी 1-2-3% होता है, विच इज़ आई थिंक एक्सेप्टेबल। मैनिपुलेशन ईवीएम का मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अब इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, उसको कहते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। कि जब आप वोट करेंगे तो एक विंडो है ट्रांसपेरेंट, एक स्लिप वहाँ निकलेगी, उस पर लिखा आएगा छपा हुआ कि आपने किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट दिया है। वो स्लिप आपको 7 सेकंड तक दिखेगी, फिर वो कट के डिब्बे में चली जाएगी। तो उससे ये और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई ठीक है, जिसको मैंने वोट दिया उसी को मिला है। अब उसको लेके आगे झगड़ा ये शुरू हो गया कि वीवीपैट को काउंट करो।
भाई अगर सारे वीवीपैट को काउंट करोगे तो बैलेट पेपर ही हो गया। उसमें तो 3 दिन लगते हैं काउंटिंग होने में, कभी कभी 10 दिन लगते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ईवीएम या 1% वीवीएम का वो वीवीपैट से कंफर्म किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 25% का होना चाहिए। अब वो ठीक है, 1 और 25 के बीच में जितने मर्जी हो सकते हैं कर लो, लेकिन पेपर बैलेट पे वापस जाने का तो कोई सवाल मेरे ख्याल में है ही नहीं। क्योंकि पेपर बैलेट में ये कहना कि पेपर बैलेट में वोटर को ये तसल्ली होती थी कि जिस डिब्बे में मैंने डाला है उसी में गिरा है, लेकिन पेपर बैलेट में तो भैया बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोटरों को फाड़ दिया, वोटर स्लिप्स को फाड़ दिया जाता था, डिब्बे चोरी हो जाते थे, और फिर कहाँ से कहाँ डिब्बा चला आ रहा है रास्ते में उस पर डाका पड़ जाता था। बैलेट पेपर वाली प्रॉब्लम, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब तो बूथ कैप्चरिंग हो नहीं सकती क्योंकि एक ईवीएम 7 सेकंड पहले उसमें कोई दूसरा आदमी हाथ लगा ही नहीं सकता, वरना ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सो ईवीएम मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सेफ़ हैं, और वीवीपैट आने से और भी ठीक हो गई हैं। लेकिन अब जो हार जाते हैं फिर वो शोर मचाते हैं कि भाई ईवीएम ख़राब है। वही पार्टी दूसरे स्टेट में जीतती है तो ईवीएम ठीक है। ये बड़ी अजीब सी बात है। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी हम न्यू हैं, तो वोटिंग में हमें किस बेसिस पर ये सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सी पार्टी ठीक है या कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है? देखिए, ये तो इसके कई तरह के जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि भाई ये तो आपको किस तरह से तय करना चाहिए वो भी आपको ही सोचना चाहिए। सर किस बेसिस पर, किस चीज को जो आपके हिसाब से बेसिस ठीक लगे उस पर करिए। एक जवाब ये है कि बेटा अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो, ये जवाब है। लेकिन इन सब जवाबों का या मैं कह सकता हूँ कि भाई आप हर उम्मीदवार का बायोडाटा देखिए, उसने क्या काम किया है, कितने पढ़े लिखे हैं वो, पहले क्या करते थे, अब उनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह। एक ये तरीका है। लेकिन फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि कैंडिडेट को वोट करें या पार्टी को वोट करें। तो ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जवाब कोई दूसरा आपके लिए नहीं दे सकता क्योंकि हर इंसान के जो पहलू हैं या क्राइटेरिया हैं वो अलग हैं। इसका फ़ैसला आपको खुद ही करना है। और जैसा कि वो पहले सवाल वाले ने कहा कि ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। आप एक दफ़ा वोट करिए, फिर दूसरी दफ़ा स्टेट असेंबली में करिए, फिर तीसरी दफ़ा म्यूनिसिपल इलेक्शन में करिए, तो आपको, और फिर अपने आप को इन्फॉर्म करिए। इन्फॉर्म्ड चॉइस करनी चाहिए। ये है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वी शुड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। एक तो हमें मिस इन्फॉर्म्ड नहीं करनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं है, अनइन्फॉर्म नहीं करनी चाहिए या गलत इन्फॉर्मेशन है, इल इन्फॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं सही कैंडिडेट को वोट दे रही हूँ। उसके लिए आप अपने आप को ही जिम्मेदार है, किसी को पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे आप अकेली होंगी बिल्कुल। तो ये तो हमें अपनी अंतरात्मा को या अपने ज़मीर को ही सेटिस्फाई करना है। वो तो फिर बहुत ही इंडिविजुअल ये सवाल हो जाता है। तो डेमोक्रेसी इज़ एन इटर्नल जर्नी। सारी उम्र आपको डेमोक्रेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो ठीक रहेगी। और आप लोगों की तो खैर शादी पता नहीं किसी की हुई है कि नहीं हुई है शादी का भी यही हाल है। शादी होने के बाद आपको रोज़ ध्यान रखना पड़ता है कि शादी ठीक है ना। और मैं 43 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते भाई अब ये हो गया, अब इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसको वोट करें ये सीखना भी उसी कैटेगरी में है। इट इज़ ए कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। जी, तो जब हम चुनावों की बात करते हैं तो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और उन चुनावों के केंद्र में है वोटर। और वोटर को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, क्योंकि तभी जो लोकतंत्र है वो बखूबी चलेगा। लेते हैं अगला सवाल। सर, अब तक जितनी भी मैंने डिस्कशन सुना यहाँ पे बहुत ब्रॉड वे में
इंडियन पॉलिटिक्स की बात चल रही थी सर, मुझे सर इतना पूछना है सर, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, हम पहली बार वोट करेंगे शायद 19 में या कुछ उसके बाद भी करें सर, आपके पास तो सर मे बी 40-50 ईयर्स आपने पॉलिटिक्स देखी है, इंडियन पॉलिटिक्स, और सर आपने इमरजेंसी भी देख ली सर, आपने डिमोनेटाइजेशन भी देख लिया सर। मेरा अब से सिर्फ एक ही सवाल है सर कि ब्रॉड वे पे देखें इंडियन पॉलिटिक्स सर, बीजेपी की, कांग्रेस की, या फिर जो फेडरल फ्रंट है, जो कम्युनिस्ट है, उनकी होती है सर। आज जब हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे सर, हम आपके प्रोस्पेक्ट्स में जाना चाहता हूँ सर, हम किसकी तरफ देखें? देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किसको वोट करना चाहिए, क्योंकि वो फैसला, जैसे मैंने पहले कहा, आपको खुद करना है। अब आप जो कह रहे हैं कि सर, क्योंकि सर ये सवाल इसलिए उठता है सर, क्योंकि 55 ईयर्स के रूलिंग में लोग कहते हैं कि कांग्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्ट है। पांच अभी और वाजपेयी जो सरकार आई थी सर, उसमें 10 साल बीजेपी की, उसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्ट बताते हैं सर। अभी के सिचुएशन में सर हमें किसे वोट देना चाहिए? मैं आपको बता दें सर, क्योंकि नोटा का सर कोई मुझे फ्यूचर दिख नहीं रहा अभी इंडिया का, एटलीस्ट 30 to 25 ईयर्स कोई फ्यूचर नहीं नोटा का। अब ये कहना कि फ्यूचर नहीं दिख रहा तो अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि आपको दिखे ना दिखे फ्यूचर तो है। तो वो कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें और आप उसके लिए मेहनत करें कि वो ठीक रहे और ठीक हो तो वो ठीक होगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे फ्यूचर तो है नहीं, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो पहली बात तो किसी भी युवक से ये सुनना मेरे लिए कि फ्यूचर नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। ये नहीं कि आप में कोई कमी है, लेकिन शायद हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको ये महसूस हो रहा है, और उन हालात के लिए मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझता हूँ, बिकॉज जो आप लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि किसको वोट करो, क्योंकि आपने जो कहा कि एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है और एक थर्ड फ्रंट है और कम्युनिस्ट हैं, ये तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति या एक पार्टी पे फैसला करते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है, हम सरकार नहीं चुनते, सरकार चुनी जाएगी या चुनी जानी चाहिए पार्लियामेंट की जो कॉम्पोजिशन होगी उसके बेसिस पे। जिस ग्रुप या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी होंगे उनकी सरकार बनेगी या बननी चाहिए। तो हमें ये ब्रॉडली देखना होता है कि हमारे हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा या क्या कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। और ये मानना कि आपने तो खैर नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट दें तो एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस को दें तो दूसरी प्रॉब्लम है, और कोई है नहीं। ये बात गलत है। सर मैं यही पूछना चाह रहा था। फिर आपने पूछा कुछ और। तो ये बात गलत है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं है। ये इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है पिछले 10-15 साल से कि बस 1 और 2 इनके बीच में टक्कर है, इनमें से फैसला करना है। ये तो हमारे संविधान में है ही नहीं। इससे जाहिर होता है कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है या हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि पार्लियामेंट में जितने लोग इलेक्ट होंगे वो फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, और फिर वो लोग मिल के फैसला करेंगे उनका नेता कौन होगा। तो ये कह देना कि ए और बी के बीच में लड़ाई है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अमेरिकन इलेक्शन थोड़ा ही है। सर एक छोटा सवाल और सर। नहीं, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टियां हमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझने देना चाहती। मैंने पहले भी कहा कि अगर जनता को ये सब समझ में आ गया तो पॉलिटिकल पार्टियों की यानी ऐसी तैसी तो खैर क्या होगी, उनकी पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के हक में है कि जनता को ना पता लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने बेहतरीन सवाल पूछने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, वोटर जो है वो डेमोक्रेसी के केंद्र में, लोकतंत्र के केंद्र में, लोकतंत्र की आत्मा है। वोटर की सक्रियता, निष्क्रियता और उसका विवेक ही, उसी से लोकतंत्र चलता है। तो अंत में चलते चलते प्रोफेसर जगदीप छोकर जी, आपसे हम
एक मैसेज लेना चाहेंगे कि आपका देश के वोटर्स के लिए क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे वोटर्स से के लिए कि किस तरह से अवेयर, जागरूक होकर वोट करें और एक अवेयर वोटर बने? लोगों को सोचना चाहिए कि वोट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं है जी। इसको लाइटली न लें, इसके बारे में सोचें, अपने आप को सूचित करें। वो कहते हैं इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, तो इन सबको सोच के वोट देना चाहिए। वोट ज़रूर देना चाहिए जी। अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए तो नोटा को देना चाहिए ले, और सोच समझ के देना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जी, तो जिस तरह प्रोफेसर जगदीप छोकर ने कहा कि आपको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड वोटर बनना चाहिए, जागरूक होकर, अवेयर होकर वोट देना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अवेयर वोटर हैं, जो जागरूक वोटर हैं, वहीं से शुरुआत होगी लोकतंत्र में एक नए बदलाव की। और वोटर ये समझेंगे, जानेंगे कि वो न सिर्फ एक वोटर है बल्कि टैक्स पेयर भी हैं, और ऐसे हाथों में अपना पैसा, जनता का पैसा सौंपने जा रहे हैं जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जनता के हित में इस्तेमाल करेंगे और इन्फॉर्म चॉइसेस रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।